मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो भारत की बेरोजगारी दर 7.29% थी, जो आज बढ़कर 16.29% हो गई है, यानी कि दुगने से ज्यादा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल किया जाता है कि भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ गई है, तो वो सलाह क्या देते हैं? पकौड़े तल लो, ये चाय बना लो, ये कर लो, वो कर लो। उनके पास कोई विजन नहीं है, जबकि उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाई अगर पकौड़ी तलना होगा तो किसी का पिता अपने बेटे के लिए 2.5-3 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च करके इतने बड़े बड़े कोर्सेज और डिग्री क्यों कराएगा? भाई बंद कर दो ये कॉलेज और डिग्री, कॉलेज में डिग्री बांटना बंद कर दो। जब युवा को पकौड़ी तलना है तो क्यों ये इतनी महंगी डिग्रियां ले, पढ़े, इतनी मेहनत करे, दिन रात टेंशन ले? तो ये सरकार को सोचना होगा कि युवा कम नहीं है। आज भी रेलवे में 10 लाख पद खाली पड़े हैं। आज भी मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो संविदा शिक्षक के लिए 80,000 पद रिक्त हैं, जिन पर आज तो कोई भर्ती नहीं हुई। और जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, उनको रिटायरमेंट नहीं कर रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ा रहे हैं। जब भाई पुराने जाएंगे नहीं तो नए आएंगे कहाँ? पॉलिसी ठीक नहीं है सरकार की नीयत साफ नहीं है। कल धार्मिक उन्माद और ये पकड़ा दिया है कि ये लो झंडा और डंडा और बढ़िया आराम से घूमो और धार्मिक उन्माद के शिकार बनो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपके लिए दे दिया है, सोशल मीडिया पे हुआ व्यस्त है। और युवाओं के लिए तो मेरे हिसाब से कोई मैनिफेस्टो किसी सरकार के पास नहीं है। ये भारतीय प्रधानमंत्री रखा होगा कि सरकार भी 70 बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 70 बार हमने कभी उसके वीडियो फुटेज, कभी उसके नाम पे हमने वोट नहीं मांगा। लेकिन इनका क्या है कि ये बालाकोट हुआ तो उसके वीडियो, सेना का स्वर और सेना के नाम पर उन्होंने चुनाव में सेना का इस्तेमाल किया और उसके नाम पर लगातार वोट मांगा। दूसरी बात, इनके ही कार्यकाल में चीनी सैनिक गलवान घाटी में 3 किलोमीटर तक अंदर आ गए। इनकी कार्यकाल में तब क्या हुआ? जिसकी सुरक्षा व्यवस्था वो, और वो आज तक वहां से नहीं हटे। 370 की बात करते हैं, आप जानते हैं 370 हटी है क्या? 370 में केवल बी वाला पार्ट हटा है, लेकिन चिल्ला दे देंगे 370 हटा दी, क्योंकि क्या है, आम आदमी तो कभी पता नहीं है, उन्होंने ना कभी बिल बढ़ाए। 370 में से जो बी पार्ट है केवल वो हटा है। नमस्कार, मैं शाहिर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आज आप देश में युवाओं के हालात देख रहे हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे और अन्य समस्याओं को लेकर। आज हम एक ऐसे युवा के पास आए हैं जो कि युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ कई युवाओं के लिए प्रेरणा भी है, क्योंकि क्रिकेट से भी इनका बड़ा जुड़ाव रहा है। जो संजय राणा जी के साथ हम सीधा रुख करेंगे। संजय जी, स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सागर भाई। जैसे कि आप युवा हैं और युवाओं की आजकल बहुत ज़्यादा बात करती है, चाहे जैसे इलेक्शन आते हैं, जैसे युवा महिला ये और तमाम चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। युवाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? आज युवाओं की स्थिति मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल के अगर अपन देखें तो उन विगत 20 वर्षों से ज़्यादा युवा आज बेरोजगार है। माननीय मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो भारत की बेरोजगारी दर 7.29% थी, जो आज बढ़कर 16.29% हो गई है, यानी कि दुगने से ज़्यादा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी से अब ये सवाल किया जाता है कि भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ गई है, तो वो सलाह क्या देते हैं? पकौड़े तल लो, ये चाय बना लो, ये कर लो, वो कर लो। उनके पास कोई विजन नहीं है, जबकि उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाई अगर पकौड़ी तलना होगा तो कोई किसी का पिता अपने बेटे के लिए 2.5-3 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च करके इतने बड़े बड़े कोर्सेज और डिग्री क्यों कराएगा? भाई बंद कर दो ये कॉलेज और डिग्री, कॉलेज में डिग्री बांटना बंद कर दो। जब युवा को पकौड़े ही तलना है तो क्यों भैया इतनी महंगी डिग्रियां ले, पढ़े, इतनी मेहनत करे, दिन रात टेंशन ले? तो ये सरकार को सोचना होगा कि युवाओं के लिए हमें क्या करना है। भाई बेरोजगारी भत्ता देना इस समस्या का कोई हल नहीं है। आप नौकरियां पैदा कीजिए, आप टाइम पे रिटायरमेंट कीजिए, जिससे युवाओं के लिए अवसर प्राप्त हो। बहाने बनाना किसी समस्या का कोई हल नहीं है। क्या मानते हैं आप, जैसे कि इसका कारण क्या है? इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, वैकेंसियाँ भी अगर 100 निकलती हैं तो फॉर्म 1 लाख डल जाते हैं, मतलब जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं। आप इसका कारण किसको मानते हैं? क्या कारण है? जगह कम नहीं है, आज भी रेलवे में 10 लाख पद खाली पड़े हैं। आज भी मध्य प्रदेश की अगर अपन बात कर लें तो संविदा शिक्षक के लिए 80,000 पद रिक्त हैं, जिन पर आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। और जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, उनको रिटायरमेंट नहीं कर रहे हैं, उनकी उम्र और बढ़ा रहे हैं। जब भाई पुराने जाएंगे नहीं तो नए आएंगे कहाँ से? पॉलिसी ठीक नहीं है सरकार की नीयत साफ नहीं है। सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो नियुक्तियाँ आप कर रहे हैं या कोई भी पद पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तो वो एकदम फेयर होनी चाहिए। भाई इधर पेपर चल रहा है, उधर पेपर आउट हो जाता है। सरकार चाहती नहीं है किसी हम पेपर का रिजल्ट दें। अभी आप MP पुलिस ले लीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस ले लीजिए, पेपर हुए 1 साल हो गई, बच्चे दौड़ दौड़ के ऐसी गर्मी में परेशान हैं, अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल की आज तक कोई डेट नहीं आई। अभी ये चुनाव, कभी वो चुनाव, अभी ये लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी है तो वो फिजिकल पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप देखिए ग्वालियर के फिजिकल कॉलेज इसमें SF ग्राउंड में आप कभी जाइएगा तो देखना कितने बच्चे आज फिजिकल की तैयारी के लिए ऐसी गर्मी में धूप में दौड़ रहे हैं।
तो सरकार के पास कोई विजन नहीं है साबिर भाई। मुझे लगता है सरकार हर मोर्चे पे विफल है, और युवाओं के लिए तो उसने केवल धार्मिक उन्माद और ये पकड़ा दिया है कि ये लो झंडा और डंडा और बढ़िया आराम से घूमो और धार्मिक उन्माद के शिकार बनो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपके लिए दे दिया है। सोशल मीडिया पे युवा व्यस्त है, और युवाओं के लिए कोई मेरे हिसाब से कोई मैनिफेस्टो किसी सरकार के पास नहीं है। युवाओं की बात हो गई, अब हम बात यहाँ करना चाहेंगे महंगाई की। महंगाई को लेकर क्या विचार है आपके, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन दरअसल आप देखिए ना 2014 में आप एक छोटा सा अपन उदाहरण, 2014 में डीजल पेट्रोल ले लेते हैं। 2014 में डीजल पेट्रोल में 5 या पेट्रोल में 5 और डीजल में कोई 7 रुपये की कटौती हुई तो मोदी जी ने एक बड़ी रैली में कहा, बिहार में कोई वो रैली कर रहे थे कि देखिए हम आए तो ये कम हो गया, कुछ पैसा आपका बचा कि नहीं बचा। लेकिन जब 2015 निकला तो भाई जब पेट्रोल और डीजल आउट ऑफ कंट्रोल हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव जब तेज हुए तो उनके हाथ से जब चीज़ें निकली तो उन्होंने क्या कह दिया कि पेट्रोल और डीजल हमारे हाथ में नहीं है। और फिर बाद में पेट्रोल और डीजल तो फ्री भी कर दिया, वो बोल दिया कि इस पर गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है, पेट्रोल और डीजल कंपनियां जाने। उसके बाद क्या हुआ, रोज 1 रुपया बढ़ा, रोज 2 रुपये बढ़े, रोज 3 रुपये बढ़े। अब जाके जब उन्हें लगा चीज़ें हाथ से निकल रही है तो उसको फिर अपने हाथ में लिया और उसको रोक दिया। अभी आपने देखा पेट्रोल थमा हुआ है। अब दूसरी बात, इन्हें जीएसटी लागू की। अगर आपकी नीयत साफ थी तो आप पेट्रोल डीजल गैस को भी जीएसटी के दायरे में लाते, आपने उसको बाहर क्यों रखा? क्योंकि अगर वो जीएसटी के दायरे में आ जाता तो अधिकतम जीएसटी इसलिए 28%, तो पेट्रोल डीजल वैसे ही 56-58 रुपये लीटर हो जाता, डीजल भी कम होता है। इनका कोई सही नहीं है आम आदमी को राहत देने की। आज आम आदमी 1200 रुपये का सिलेंडर खरीदने को मजबूर है। दाल बीच में तेल, सरसों का तेल 200 के भाव पहुँच गया था। एक मुद्दा और है, वो कहते हैं किसान की आज दुगनी कर देंगे। छोटा सा उदाहरण है, 2021 में सरसों के भाव 8000 रुपये थे, तो आज वर्तमान में सरसों की कीमत, जब इस साल सरसों की जब कटाई हुई तो सरसों की कीमत थी 5600 रुपये। किसान की आज कहाँ दुगनी हुई, किसान भी बर्बाद। किसान के उत्पादों पे आपने 5% जीएसटी लगा दी, और आगे भी प्लानिंग कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, तीसरी बार इस सप्ताह में आ गए तो हाथ में सब्सिडी खत्म कर देंगे और किसान का खेती करना दूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल चुटकी बोल रही है उनके बयानों में, और मीडिया को मैनेज किया हुआ है। तो बड़े बड़े जो 2-4 चैनल हैं उन्होंने उसमें अपने लोग बैठा दिए हैं, तो चुटकी तो बोलेगी। आपको मालूम है जब आदरणीय मनमोहन सिंह भारत के प्रधान, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 70 बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 70 बार हमने कभी उसके वीडियो फुटेज, कभी उसके नाम पे हमने वोट नहीं मांगा। लेकिन इनका क्या है कि एक बालाकोट हुआ तो उसके वीडियो, सेना का स्वर और सेना के नाम पर उन्होंने चुनाव में सेना का इस्तेमाल किया और उसके नाम पर धड़ाधड़ वोट मांगे। दूसरी बात, इनके ही कार्यकाल में चीनी सैनिक गलवान घाटी में 3 किलोमीटर तक अंदर आ गए, इनके ही कार्यकाल में। तब क्या हुआ इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को, और वो आज तक वहां से नहीं हटे। 370 की बात करते हैं, आप जानते हैं 370 हटी है क्या? 370 में केवल बी वाला पार्ट हटा है, लेकिन चिल्लाते ऐसे कि हमने 370 हटा दी। क्योंकि क्या है कि आम आदमी तो कभी पढ़ता नहीं है, उसने ना कभी बिल पढ़ा है। 370 में से जो बी पार्ट है केवल वो हटा है। अब आप वहां पे जाके जमीन खरीद सकते हैं। 370 तो ज्यों की त्यों है, 370 पूरी नहीं हटी और ना वो कभी हटेगी। ऐसा कोई संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोपोर्शन ही नहीं है, ना कोई ऐसा आर्टिकल में ऐसा कोई है कि उसको पूर्णता हटा दे। पूर्णता कभी नहीं हटेगी। हाँ, उसको अब भविष्य में आपसे कह रहा हूँ, भविष्य में उन्हें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी देना होगा। जैसे कि आप कह रहे हैं तो ये पब्लिक से झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब 370 नहीं हटाई है, ना 370 भी हटाई है। जो वहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया कि पहले क्या है, वहाँ पे प्रॉपर्टी ना कोई खरीद सकता था, भारी व्यक्ति वहाँ का जाके वहाँ के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। अब उन्होंने भी हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर में जो है कि बाहर का व्यक्ति नौकरी भी कर सकता है, बाहर का व्यक्ति शादी भी कर सकता है, बाहर का व्यक्ति जो अपना जो भी काम है वो कर सकता है वहाँ। इसलिए वहाँ पर केवल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए या उनकी जो भी सोच रही है। और दूसरा, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर लिया है, और उसको अब उनकी जो भी क्या प्लानिंग है मैं नहीं जानता, लेकिन 370 पूर्णता नहीं हटी है, झूठ है, और ना आज तक जनता को ये बताया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहना?
स्वास्थ्य व्यवस्था तो वेंटिलेटर पे है साहब। गोद में विधायक जी का भाई ही मर गया, उसको बेहतर व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई। जब विधायक जी के भाई को व्यवस्थाएं नहीं मिली तो आम जनता का क्या हाल होगा। कोरोना में तो आपने देखा ही है, गंगा मैया में लाशें तैरी हैं। कोरोना में सरकार वेंटिलेटर में। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो इस देश की तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि एक छोटे से स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया जाएगा। मेरा ये मानना है, मैं कोई जानना बड़ी बात नहीं करता। मैं ये जानता हूँ जो हमारे छात्र जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं उनको अगर अपन इतनी ट्रेनिंग दे दें, वो इतने ट्रेंड कर दें उनको अपन बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग के आधार पे, और डॉक्टरों के सानिध्य में उन्हें इतना ट्रेन कर दें कि वो गांव में जाके वर्क कर सके। तो आप उनको वर्क काम कीजिए ना भाई। MBBS MD कोई गांव में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर ये छोटे हमारे लड़के आएंगे, इससे एक तो रोजगार उत्पन्न होगा और वो गांव में जाके सेवाएं देंगे। लड़कियां गांव में जाएंगी, नर्सेज का काम करेंगी, तो निश्चित रूप से गाँव गरीब किसान के लिए का कल्याण होगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। लेकिन इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टरों के आगे तो सरकार बंगू है, कुछ कर ही नहीं पाती। बेहतर होगा कि ये छोटे स्तर से इस स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। हाँ, दो काम पिछले 10 सालों में अच्छे हुए, मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, निश्चित रूप से डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी। और पिछली बार माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि वो सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5% रिजर्वेशन भी देंगे, तो एक स्वागत है निर्णय। उससे मुझे लगता है कि गाँव गरीब किसान के लोगों को फायदा होगा। और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत हैं सालों भाई। अपने जो अपने यहाँ इंद्रगढ़ के छोटे से शहर में बैठे हैं, कस्बे में बैठे हैं, आप देखो यहाँ चारों तरफ फूल हो रही। इंद्रगढ़ अगर कोई बाजार में सब्जी खरीदने चला जाए तो वहाँ से अस्थमा फ्री में लेके आए। कोई मतलब रोड मैप भी नहीं है, कोई कहना ही नहीं चाहता। और विपक्ष भी कई भागों में बटा हुआ है। मैं भी विपक्ष में हूँ तो मैं मानता हूँ कई भागों में बटा हुआ है। और ये सबसे बड़ी नाकामी है। जब विपक्ष कमजोर होता है तो सरकारें तानाशाह हो जाती हैं। विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, वरना आप आम आदमी गरीब आदमी किससे उम्मीद करेगा, किसके पास जाएगा भाई। सत्ता नहीं सुनेगी तो विपक्ष के पास ही आएगा। विपक्ष के हाल है कि तू मैं ये वो आप इसमें व्यस्त है। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी सोचना चाहिए और मजबूती से आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो भविष्य में निश्चित ही विपक्ष के लिए भी मौके बनेंगे। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे संजय राणा जी, जो कि युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं नगर इंद्रगढ़ जिला दतिया से। और काफ़ी लंबा वार्तालाप और लंबी चर्चा इनके साथ हमारी हुई। सच्ची और सटीक खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें SR पत्रिका न्यूज़।